तो स्वागत है दोस्तों आप सबका सीए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं ताकि हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, तो उसको अब आगे बढ़े और उस चैप्टर को पूरा का पूरा ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि एक पूरा सब्जेक्टिव पेपर है, उसका सबसे पहली यूनिट का सबसे पहला चैप्टर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग शुरू किया था। उसमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला फंक्शन देखते हैं क्या है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली मेंटेन करना अकाउंटिंग का फंक्शन है। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही चीज़ है। तो फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कितने चीज़ें शामिल होती हैं, 4 चीज़ें। पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा पीएल अकाउंट और चौथा बैलेंस शीट। जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट क्या है, ये तीनों अकाउंट्स हैं। और बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो ये 4 चीज़ें आपको बनानी होती हैं। ठीक है, तो आपका फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है। तो इन चारों चीज़ों को प्रिपेयर करना एक फंक्शन है अकाउंटिंग का। तीसरा है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो हमारा जो देश है दोस्तों, उसमें काफ़ी सारे एक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट, जीएसटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम एक्ट। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं। और ये जो एक्ट्स हैं, इनमें से कई एक्ट्स क्या करते हैं, हमारे ऊपर ये मजबूरी डाल देते हैं कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ जाते हैं। जैसे कि कंपनीज एक्ट ने कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी कर रखा है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ ही बनाओ, और अगर नहीं बनाने हैं तो जाओ अपना रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में मत करवाओ। ठीक है, मतलब कंपनीज एक्ट ने कह रखा है कि अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने हैं तो मत बनाओ, बस कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन ना करवाओ। ठीक है, तो मतलब अगर किसी को भी अपनी भैया कंपनी वगैरह खोलनी है, तो उसको क्या ज़रूरी है, उसको अब प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने वो मैंडेटरी कर रखा है। उसी तरह इनकम टैक्स एक्ट ने भी कह रखा है कि आपका जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब टोटल एनुअल सेल्स, साल भर की जितनी आपने सेल्स की है, वो अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो फिर क्या करो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन कराओ और उसके बाद उसको एक सीए से ऑडिट करवाओ। और ऑडिट करवाने के बाद जितना प्रॉफिट वगैरह बन रहा है उसके ऊपर टैक्स भरो। ठीक है, तो ऐसे ही कई लीगल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास पड़ जाते हैं जिसकी वजह से हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ जाते हैं। चौथा, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना ये फंक्शन है अकाउंटिंग का। पांचवा है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होता है आप लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में देखा था हमने। तो उनकी मदद करना भी हमारा अकाउंटिंग का फंक्शन होता है। ठीक है, उनकी मदद एज सच कि उन्हें बिज़नेस, जो कंपनी का बिज़नेस है उसको मैनेज करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम प्रॉपरली मेंटेन कर कर उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 5 फंक्शंस हैं अकाउंटिंग के। इसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अगर आप भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं तो इस गलतफहमी से निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अकाउंटेंसी एक मच वाइडर टर्म है देन अकाउंटिंग। ठीक है, आइए समझते हैं कि ये क्या है। दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखा था कि सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट अकर करता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन भी कौन सा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन या इवेंट जो भी बिजनेस में अकर करता है, तो हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है,
हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन या इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं बिज़नेस में, ठीक है। फिर हम अपना क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कि उसकी पैसों में क्या वैल्यू है, रुपए में क्या वैल्यू है उसकी, ठीक है। यही काम करेंगे हम। ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इसको मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी रुपए में उसकी कितनी कीमत है, इस बात में उसको मेजर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में, ठीक है। रिकॉर्डिंग का काम कहाँ होता है, जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उन्हें पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है पहले वो देख के आओ फिर यहाँ आओ, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद और उनको रुपए में मेजर करने के बाद हम क्या करते हैं, जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं कहाँ पे, लेजर में, ठीक है। यही प्रोसेस था ना जो हमने पिछली क्लास में देखा था। तो चलिए, तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ट्रांजैक्शंस इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, उनको मेजर करने के बाद, मनी टर्म्स में, फिर रिकॉर्ड करने के बाद, फिर क्लासीफाई करने के बाद, यहाँ तक का जो प्रोसेस है क्लासीफाइंग तक का, ये प्रोसेस ये आता है बुक कीपिंग के अंदर, ठीक है। और इसके बाद का जो प्रोसेस है, यानी समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, ये प्रोसेस आता है अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना और उनको मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर उनको रिकॉर्ड करना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में, और फिर उनको क्लासीफाई करना लेजर में। ये 4 पॉइंट्स किसके हुए, बुक कीपिंग के। ये 4 चीज़ें बुक कीपिंग के अंदर आती हैं। अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है, क्लासीफाई किए हुए ट्रांजैक्शंस को समराइज़ करना, ठीक है। समराइजिंग कहाँ होती है, ट्रायल बैलेंस में। फिर उनको एनालाइज करना, एनालाइजिंग कहाँ होती है, फाइनल अकाउंट्स में। फिर उनको इंटरप्रेट करना रिजल्ट्स, ठीक है। और फिर उनको कम्युनिकेट कर देना टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, हमने देखे थे। हमने अभी उसका कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, लेकिन पिछली क्लास में हमने इस बारे में बात की थी कि यूजर्स 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है। अब सवाल ये होता है, ये बुक कीपिंग है, ये पहला डब्बा, और ये दूसरा डब्बा अकाउंटिंग है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी क्या चीज़ है, तो अकाउंटेंसी इज इक्वल टू बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग, ठीक है। यानी बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इज इक्वल टू अकाउंटेंसी, यानी इन दोनों डिब्बों को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, अकाउंटेंसी, ठीक है। तो ये डब्बा है बुक कीपिंग, ये डिब्बा है अकाउंटिंग, और ये दोनों डिब्बे मिला के क्या है, अकाउंटेंसी। क्लियर बात है, समझ में आया क्या। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये डेफिनेशंस यहाँ लिखी हुई हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेने के बजाय लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुक कीपिंग की, फिर अकाउंटिंग की, और ये अकाउंटेंसी की, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए, कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस देखते हैं कि बुक कीपिंग, रेड पेन यूज़ करते हैं। बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, मेजरिंग दम इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, मेजरिंग दम इन मनी टर्म्स, ठीक है। और ये जो डिफरेंस भी, मतलब जो भी यहाँ मैंने नोट्स लिखे हैं वो आप प्लीज़ नोट करिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट वाला कामकाज सही नहीं रहता, क्योंकि मोबाइल पे पढ़ाई नहीं हो पाती। जब चीज़ें लिखी हुई हों हाथों से, लिखते वक्त ही हमें काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो और लिखने के बाद जब उसको री रिवाइज़ करना पड़ेगा तो उसमें भी आसानी होती है।
तो इसीलिए इनको लिख लीजिएगा। चलो, उसके बाद मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी के बाद रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासीफाइंग देम। तो यहाँ तक का प्रोसेस क्या है, बुक कीपिंग का है। उसके बाद अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ कंसर्न्ड विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है, यहाँ बीच में एनालाइजिंग नहीं है, एनालाइजिंग भी आप ऐड कर सकते हैं और नहीं ऐड करना चाहें तो वो तब भी ये डिफरेंस इतना गलत नहीं होगा, वैसे ऐड कर लीजिए कि एनालाइजिंग यहाँ पे इंटरप्रेटिंग के बाद, सॉरी इंटरप्रेटिंग से पहले एनालाइजिंग वर्ड भी ऐड कर लीजिए, एनालाइजिंग और कॉमा इंटरप्रेटिंग देम। ठीक है, चलिए, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो ये था पहला डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच। सेकंड डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच, कि बुक कीपिंग है एक प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेसिस फॉर अकाउंटिंग, इसके ऊपर अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, इट इज़ द बेसिस फॉर अकाउंटिंग का मतलब क्या, अकाउंटिंग हमें इसी के ऊपर करनी है, बुक कीपिंग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उसी के ऊपर हमें अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग क्या है, ये एक सेकेंडरी स्टेज है और इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहीं से अकाउंट शुरू होती है। हमने देखा था ना पीछे कि क्लासीफाइंग ख़त्म हुआ, वहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म हो गई और क्लासीफाइंग के बाद आता है समराइजिंग, समराइजिंग से हमारी अकाउंटिंग शुरू हो गई। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। नेक्स्ट डिफरेंस है द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली मेंटेन किया जाए, और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असर्टेन द रिजल्ट्स, नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि नेट रिजल्ट्स को हमें डिटरमाइन करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, और फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करनी है। आपको बताया था कि फाइनेंशियल पोजीशन दो फॉर्म में डिटरमाइन कर सकते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी के फॉर्म में। ठीक है, और फिर इनको कम्युनिकेट करना है इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। इंटरेस्टेड पार्टीज़ वही है हमारे यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। बुक कीपिंग एक रूटीन जॉब है, इट इज़ रूटीन इन नेचर, और अकाउंटिंग क्या है, एक एनालिटिकल और डायनामिक जॉब है। ठीक है, रूटीन जॉब का मतलब ये हुआ, बुक कीपिंग रोज़ाना का जॉब है, रोज़ के ट्रांजेक्शन्स आपको मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा, और जो कि अकाउंटिंग का काम है वो महीने के लास्ट में या हफ्ते के लास्ट में उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, या साल के लास्ट में, रोज़मर्रा में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो बुक कीपर की ज़रूरत रोज़मर्रा में पड़ती है बिजनेस में, जबकि अकाउंटेंट की ज़रूरत रोज़मर्रा में नहीं पड़ती। अकाउंटेंट की ज़रूरत एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद पड़ती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, इट बिगिंस अ रूटीन वर्क इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। ठीक है, इसमें जो रूटीन वर्क है वो जूनियर स्टाफ करता है, और इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड इज़ परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। और अकाउंटिंग एक स्पेशलाइज्ड काम है, इसीलिए सीनियर स्टाफ करता है उसे। और लास्ट डिफरेंस है, इट इज़ मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। ठीक है, कि जो बुक कीपिंग है ये मैकेनिकल है नेचर में, इसीलिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए इसके लिए। ठीक है, और जो अकाउंटिंग है, इट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। ठीक है, चलिए, इतना हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है ब्रांचेस या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। कितनी टाइप्स की अकाउंटिंग होती है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग को, कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कितने तरीके की अकाउंटिंग होती है। तो पहली है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आप इस समय पढ़ रहे हो मुझसे। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि आप मुझसे पढ़ रहे हो, इसके अंदर क्या बनता है आपका,
इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं किसी भी बिजनेस के, किस फॉर्म में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्म में। ठीक है। सेकंड होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसमें क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर? तो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ कंसर्न्ड विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, costs, profit, etc. as it enables the management in decision making। तो अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह आपने बनाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उनको क्या करना है अल्टीमेटली मैनेजमेंट के पास पहुंचाना है और मैनेजमेंट को समझाना है वो इन्फॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट को इस फॉर्म में समझाओ कि उन्हें समझ में आ सके। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इस तरीके से ताकि मैनेजमेंट को समझ में आ सके। और मैनेजमेंट को समझाने के लिए हम जिस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, डील्स विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट रिकॉर्ड होती है, किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की कॉस्ट डिटरमाइन होती है कि कितना खर्चा हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है। और कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए ये भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग ही बताती है। ठीक है। चौथा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है ये भी आजकल के समय में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये किस चीज़ के ऊपर कंसर्न्ड है, इट इज़ कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग फॉर सोशल कॉस्ट, सामाजिक जो कॉस्ट है, सोसाइटी के ऊपर हम जो कॉस्ट बियर कर रहे हैं, इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज एंड सोशल बेनिफिट्स क्रिएटेड, और उससे जो सोशल बेनिफिट्स हमको हो रहे हैं, सोसाइटी के ऊपर हम जो कॉस्ट लगा रहे हैं और सोसाइटी से जो हमको जो बेनिफिट हो रहे हैं, इस चीज़ को हम प्रॉपरली अकाउंट करें तो इसको कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है। सोसाइटी के ऊपर हम जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं और सोसाइटी से जो हम बेनिफिट उठा रहे हैं, इस चीज़ की प्रॉपर अकाउंटिंग करें तो इसको क्या कहेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और पांचवा है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स made in human resources of an organization that are not presently accounted for under conventional accounting practices। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस के एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस है तो उसमें अनगिनत एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो हम क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, और उनसे जो हमें उनकी वजह से जो रेवेन्यू वगैरह जनरेट हो रहा है, तो उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करना कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था दो तरीके के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल। ठीक है। जो बिज़नेस के अंदर के लोग हैं वो होते हैं इंटरनल यूज़र्स, और जो बिज़नेस के बाहर के लोग हैं वो होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। ठीक है। तो इंटरनल यूज़र्स में कौन कौन शामिल होगा, इन्वेस्टर्स, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हमारे बिज़नेस के ऊपर, वो हमारे इंटरनल यूज़र्स होंगे, है ना। तो बस आपको इतना ही सोचना है इंटरनल एक्सटर्नल के लिए कि वो जो बंदा है जिसके बारे में आप ये डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं कि वो इंटरनल यूज़र है कि एक्सटर्नल यूज़र है, वो बंदा बिज़नेस के अंदर का आदमी है कि बाहर का आदमी है। अगर अंदर का आदमी है तो इंटरनल यूज़र, और अगर बाहर का आदमी है तो एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है। मैनेजमेंट के लोग, ये तो बिज़नेस के अंदर के ही लोग हैं, ओनर्स ने हमने अपॉइंट कर के रखा है, तनख्वाह देते हैं ताकि बिज़नेस को मैनेज कर सकें। ठीक है। बिज़नेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो वर्कर्स हैं, लेबर वगैरह, वो सब भी बिज़नेस के अंदर के आदमी हैं, तो इंटरनल यूज़र होंगे। एक्सटर्नल में कौन कौन होगा, लेंडर्स, जिन्होंने हमें पैसा वगैरह उधार पे दिया है, यानी बैंक्स, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब ये हुआ कि जो सप्लायर होता है हमारा, ठीक है, वही हमारा क्रेडिटर होता है। अगर सप्लायर ने हमें नगद सामान बेचा है तो उस केस में क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट नहीं आता। ठीक है। अगर मैं
मान लो मैं इस आदमी से जाके कोई भी सामान खरीदता हूँ और नगद सामान खरीदता हूँ, तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल सप्लायर है मेरा। ठीक है, ये एक नॉर्मल सप्लायर है और मैंने उससे जाके सामान खरीदा, उसे कैश दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब ये सप्लायर ही रहेगा। लेकिन जब मैंने इससे जाके सामान खरीदा और मैंने इसको पैसे नहीं दिए, मैंने कहा 1 हफ्ते बाद तुमको पेमेंट कर दूंगा, अभी नहीं पैसे हैं मेरे पास। ठीक है, तो पेमेंट थी 500 रुपये की, मैंने इससे 500 रुपये का सामान खरीदा था, तो 500 रुपये मैं इसको 1 हफ्ते बाद दूंगा ना। तो अब इस केस में ये सप्लायर नहीं हुआ, अब ये मेरा क्रेडिटर बन गया। और क्रेडिटर क्या होती है, एक तरीके की लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लाइबिलिटी क्या होती है, एक तरीके की फ्यूचर पेमेंट है। तो क्रेडिटर एक तरीके की फ्यूचर पेमेंट है कि नहीं है, कि आपको फ्यूचर में जाके इस बंदे को 500 रुपये चुकाने हैं 1 हफ्ते बाद। ठीक है, इसीलिए क्रेडिटर क्या है, एक लाइबिलिटी है। ठीक है, और जो कि कब बनती है, जब आप क्या करते हैं, क्रेडिट परचेज, यानी उधार पे परचेज। ठीक है, अब मैं उसके लिए वो मेरे लिए क्रेडिटर है, लेकिन मैं उसके लिए क्या हूँ। ठीक है, ये मैं हूँ, मैं उसके लिए क्या हूँ, मैं उसका कस्टमर हूँ जिसने अभी तक। ठीक है, मैं कस्टमर हूँ, अगर मैंने नगद सामान खरीद लिया होता कैश पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन क्योंकि मैंने उधार पे सामान खरीदा है, तो अब मैं उसका कस्टमर नहीं रहूँगा, अब मैं क्या बन जाऊँगा, उसका डेटर बन जाऊँगा। ठीक है, जब मैंने उससे उधार पे सामान खरीदा तो अब मैं उसका डेटर बन जाऊँगा। ठीक है, और डेटर से क्या है, डेटर से क्या होता है, पैसे लेने का अधिकार होता है, इसका पूरा अधिकार ना मुझसे पैसे लेने का। तो इसलिए क्या है, इसका पूरा अधिकार है मुझसे पैसे लेने का, तो इसलिए डेटर क्या है, एक एसेट है। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एसेट क्या होते हैं, फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट्स। तो ये मुझसे पैसे ले सकता है, ये इसके लिए बेनिफिट की बात है ना। तो इसीलिए मैं इसका डेटर हूँ और ये मेरा क्रेडिटर है। ठीक है, तो सप्लायर और क्रेडिटर ये बिजनेस के बाहर के ही तो लोग हैं, तो ये एक्सटर्नल यूज़र्स में होंगे। ठीक है, कस्टमर्स और डेटर्स ये भी बिजनेस के बाहर के लोग हैं, तो ये भी आपके एक्सटर्नल यूज़र्स में होंगे। चौथा, गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज भी बिजनेस बाहर के लोग हैं, तो एक्सटर्नल यूज़र्स होंगे। और पांचवा, जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, वो भी बाहर के ही लोग हैं, तो एक्सटर्नल यूज़र्स ये भी होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसको आप होमवर्क कर लीजिए। और इसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, इसको भी आप होमवर्क कर लीजिए। तो ये दोनों आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। इसमें टोटल 11 पॉइंट्स हैं और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में ये 3 और ये 2 पॉइंट्स और हैं। ठीक है, तो टोटल 5 पॉइंट्स हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। ये चैप्टर जो था आपका यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये पूर्णतः समाप्त हो चुका है। ठीक है, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स इसके कवर कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जो है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, इसको शुरू करेंगे। और इसको भी पूरा, ये मोस्ट प्रोबेबली वो चैप्टर भी आपका 2 वीडियोस में ही कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।